हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दो और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे एनसीईआरटी के अंदर इनके मैकेनिज्म को बहुत कम मेंशन किया जाता है, लेकिन काफ़ी छुपी हुई चीज़ें होती है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, जिसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आज हम अपने पहले सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है लाइसोसोम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइसोसोम का नाम सुनते ही हमको एक सुसाइडल बैग वर्ड याद आता है, क्योंकि हम लाइसोसोम को जनरली सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बताते वक्त मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में भी बताया हुआ था, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको अगर हम जान लें तो हमें सेल के काफ़ी सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम के बारे में अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम लाइसोसोम के बारे में स्पेशली बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। डिटेल में बात करने का मतलब ये है कि ये कैसे अपने काम को, फंक्शन को अंजाम देता है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लाइसोसोम को दरअसल पहली बात तो ये जान लीजिए कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सेल का जो सबसे ज़्यादा अच्छा वीपन माना जाता है, सबसे खतरनाक वीपन माना जाता है, जो हमें कई डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, हार्मफुल केमिकल से या फिर अपने ओल्डर सेल ऑर्गेनेल से अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो लाइसोसोम होता है, जिसका इस्तेमाल सेल जो है ज़रूरत पड़ने पे कभी भी परफॉर्म करवा सकती है। लेकिन इसका परफॉर्म करवाने के लिए मैंने बताया था कि हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली उसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। न्यूक्लियस ही वो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लाइसोसोम को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन ये लाइसोसोम बनता कैसे है? दरअसल ये लाइसोसोम डिराइव्ड होता है हमारे गोल्जी अपैरेटस से। गोल्जी अपैरेटस में जो ट्रांस वाला पोर्शन होता है, उस ट्रांस वाले पोर्शन से ही लाइसोसोम अपने वेसिकल्स बनाते हैं, या लाइसोसोम के वेसिकल्स बनते हैं। और उस लाइसोसोम के वेसिकल्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स को हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हर तरीके की सेल को, पैथोजन को या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए सक्षम होते हैं। जी हाँ, इसी एंजाइम्स के कारण या इसी लाइसोसोम के होने के कारण हमारी बॉडी, इम्यून सिस्टम आप बोलो या फिर हम लोग बोलें तो हमारी बॉडी किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। आपको पता होगा कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं जो यूज़ करते करते या सेल के अंदर उनका यूटिलाइजेशन होते होते वो बहुत पुराने हो जाते हैं, और वो हमारे सेल के अंदर मरने के बाद, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो पुराना हो गया है तो सेल हमारी नए माइटोकॉन्ड्रिया को बना लेती है, और पुराने माइटोकॉन्ड्रिया डेब्रिस, जिसको आप बोलेंगे कूड़ा कचरा, वो हमारे सेल के अंदर पड़ा रहता है। उसको साफ करना, उसको क्लियर करना, उसे छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करके उसे सेल के बाहर फेंक देने का काम ये हमारे लाइसोसोम का होता है। तो लाइसोसोम सुसाइड बैग कहाँ से हुआ? दरअसल बात ये होती है कि देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ था कि मैंने अपने घर में मान लीजिए सपोज दैट एक गन रखी है। अब वो गन जाहिर तौर पे मैं अपने आत्मरक्षा के लिए रखूँगा, है ना, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करूँगा, या फिर जस्ट लाइक दैट, मतलब बहुत सारे सुविधाओं के लिए मैंने एक गन रखी हुई है। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि मेरा किसी से बहस हो गया और छोटी छोटी बातों पे मैंने गन निकाला और उसको शूट कर दिया, या जिसको आप क्रोध बोलेंगे, क्रोध में। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाता है। उस समय हमारे लाइसोसोम को एक्टिवेट नहीं होना होता है, लेकिन हम अगर उसको एक्टिवेट होने की कंडीशन दे देंगे तो लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे यूजफुल सेल ऑर्गेनेल को मार बैठेगा। क्योंकि जब भी लाइसोसोम एक्टिवेट होगा उसके एंजाइम्स रिलीज होंगे, और वो एंजाइम्स हमारे यूजफुल सेल ऑर्गेनेल को ही मार देंगे। क्योंकि सेल ऑर्गेनेल, सेल लाइसोसोम कहाँ है? सेल के अंदर ही तो है। अगर वो एक्टिवेट हुआ तो अपने अगल बगल जो भी उसको सेल ऑर्गेनेल दिखाई देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, वो उनको किल कर देता है, जिससे कि हमारे सेल की डेथ हो सकती है या हमारा सेल खत्म हो सकता है। इसीलिए हम उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये कि वो अपने आप को खुद मार लेता है। मेरे भाई, अपने आप को नहीं मारता है, दरअसल वो सेल को मारने का काम करे। जैसे एक परमाणु बम है, अगर वो एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर है, तो अगर वो किसी दूसरे कंट्री पे फटता है तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया, भाई बहुत अच्छा, भाई वार हुआ, दूसरी कंट्री फट गया तो अच्छी बात है। लेकिन गलती से ऐसा हो जाए कि कोई अपना ही उसमें जाकर के तीली लगा दे तो अपने ही घर में फट जाएगा, है ना। तो वो एक तरह का सुसाइड बैग कहलाता है। तो ये हो गया लाइसोसोम की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। देखिए, जब भी लाइसोसोम को अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो जैसा कि मैंने कहा कि उसको इन्फॉर्मेशन देने का काम वो कौन करता है? वो करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन्फॉर्मेशन देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्फॉर्मेशन देता है गोल्जी अपैरेटस को, गोल्जी अपैरेटस ही डिराइव करता है आपके लाइसोसोम को।
इसलिए हमें उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोम जो होता है उसमें आपको बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट तभी होंगे जब हमारे लाइसोसोम का पीएच वैल्यू जो होगा वो 5 पॉइंट के आसपास पहुंचेगा। मतलब अगर हमारे सेल का पीएच वैल्यू 5 पहुंच गया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। अगर 5 पे पीएच पहुंचा तो लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाएगा, अपने अगल बगल जितने भी प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड है उनको ब्रेक करेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारी सेल जनरली इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो अब उसके पास ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं हमारे लाइसोसोम के पास में जो इन सभी केमिकल्स को डिग्रेडेट मतलब ब्रेक कर सकते हैं। तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल इनसे बचने वाला नहीं है। दैट्स इट द लाइसोसोम, जिसके बारे में मैंने आपको आज के वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब आज हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे, और ये सेल ऑर्गेनेल बेहद कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आज के वीडियो में हम धमाकेदार चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ऐसे ही नहीं कहते पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल ऐसे कहते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने फंक्शन परफॉर्म किया तो हमारी सेल ने बनाए तकरीबन 38 एटीपी, लेकिन अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो हमारी सेल ने बनाए ओनली 2 एटीपी। मतलब ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया जिससे कि हमें तकरीबन 30+ एटीपी का फ़ायदा या बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। उसी के वीडियो के बारे में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। थोड़ा सा इस सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जिसे आप क्लास 8th, 9th, 10th हर जगह पे आप इसको जरूर पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको जरूर बताया होगा। आइए हम लोग यहाँ पे ढंग से इसकी बात करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करती है, राइट। ऑक्सीजन को इनहेल हम कर रहे हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन का रोल हमारी सेल में क्या है, या हमारे बॉडी में उस ऑक्सीजन का रोल क्या है? केवल एयर को लेना और बाहर करना? नहीं। दरअसल हम जो भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं वो ऑक्सीजन ट्रैवल करके ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी के सेल तक ट्रांसफर की जाती है। ध्यान सुनिएगा, हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो पड़ी है एल्वियोलाई में, मतलब हमारे लंग्स में पड़ी है। हमारी ब्लड लंग्स से उस ऑक्सीजन को पिक करती है और फिर हार्ट के थ्रू उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। बॉडी में जब वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है तो ब्लड के थ्रू वो जो ऑक्सीजन होती है वो आपके सेल के अंदर एंटर करती है। अगर ये ऑक्सीजन आपकी सेल में एंटर कर रही है तो इसका मतलब आप एक एरोबिक एनिमल है। एरोबिक एनिमल जिनमें के सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट रह सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का लेन देन होना ही नहीं होता है। क्या होगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी? और ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमारी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए एक ऑर्गेन चाहिए, और ऑर्गेन को चाहिए बहुत सारी एनर्जी। उस एनर्जी को बनाने के लिए हमको चाहिए बहुत सारी एटीपी। अब ये एटीपी जो है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया ही दे सकती है। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो छोटे होते हैं, जिनका इतना फंक्शन नहीं होता है। ऐसे सेल्स ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की इतनी डिमांड ना होने के कारण या फिर उनको इतनी एनर्जी की डिमांड ना होने के कारण वो ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं करते हैं। तो जाहिर तौर पे उनके अंदर 2 ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे कि 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और नहीं हुआ? लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता चलूँ सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। जब हमारी ब्लड किसी भी सेल को ऑक्सीजन देती है, हमारी सेल, ब्लड ने किसको ऑक्सीजन दिया? सेल को। सेल ने उस ऑक्सीजन को यूज़ किया, उससे एटीपी बनाया, और एटीपी बनाते वक्त उसने एक रिमूवल प्रोडक्ट को रिलीज किया जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से ब्लड में दे दिया। ब्लड से लेकर दोबारा लंग्स में गया और लंग्स ने उसे नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर रिलीज करवा दिया, ब्रीथिंग या एक्सहेलेशन के थ्रू। ये बात सबने पढ़ी होगी, सब जानते होंगे, मैंने कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे आपसे नहीं बताई है। क्लियर? अब आगे की तरफ बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सेलुलर रेस्पिरेशन यही है कि आपकी ब्लड ने ऑक्सीजन सेल को दिया, बदले में उससे कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, लेकिन ये सेल के अंदर हो रही, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन इस सेलुलर रेस्पिरेशन में सेल आखिर करती क्या है? पहली स्टेप ये होती है कि आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। जो एटीपी बननी है वो बनेगी ग्लूकोज के ब्रेक होने से। जो एटीपी बनी है वो किसके ब्रेक होने से बनेगी? ग्लूकोज के ब्रेक होने से। लेकिन ग्लूकोज तभी ब्रेक होगा और तभी ज़्यादा एटीपी बनाएगा जब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि भाई मैं एक मशीन हूँ और मुझे चलने के लिए एक
फ्यूल की ज़रूरत है। दरअसल हमारे सेल में वो फ्यूल होता है ऑक्सीजन। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता है, ग्लूकोज भी प्रोवाइड कराता है, और सेल के अंदर जब वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है तो सबसे पहले उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म का। डायरेक्टली वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, पहले उसका ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होने से वहाँ पे पाइरुवेट बनता है। क्या बनता है? पाइरुवेट बनता है, और साथ में वहाँ पे आपको मिलती है टोटल जो है, जो फ़ायदा होता है एटीपी का, वो होता है 2 एटीपी का। टोटल बनती तो 6 एटीपी हैं, लेकिन फ़ायदा आपको होता है 2 एटीपी का। और वो प्रोसेस जो ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे परफॉर्म हो रही है? वो हो रही है आपके साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे हमको केवल कितना फ़ायदा हुआ? 2 एटीपी का। तो उस प्रोसेस में हमें कहीं पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं लेते हैं, सभी के अंदर 2 एटीपी तो बनेगी ही बनेगी, मतलब ग्लाइकोलिसिस चलेगी ही चलेगी, ग्लूकोज टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन अब ये पाइरुवेट जो है, अगर हमारे सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर हमारे सेल में ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है, तो वो पाइरुवेट जो है वो मूव करके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब दूसरी स्टेप जो है वो ऐसे एनिमल में चलेगी जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच गया, अब वो ऑक्सीजन और पाइरुवेट पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही वहां पे एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है कि पाइरुवेट जो होता है यूटिलाइज हो जाता है और पाइरुवेट से बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया कौन? पाइरुवेट। वहां पे वो बना एसिटिल कोएंजाइम ए, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुआ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मेम्ब्रेन पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बहुत ही स्पेशल साइकिल चलती है जिसका नाम है क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचे तो वहां पे एक साइकिल चलनी शुरू हुई जिसका नाम था सिट्रिक एसिड साइकिल एंड क्रेब साइकिल। और उस सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल की मदद से एसिटिल कोएंजाइम ने जो है बनाया ढेर सारा NADH और FADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मॉलिक्यूल। मतलब कि जब हमारा क्रेब साइकिल चला तो वहाँ पे कुछ ATP बने, कुछ NADH बने और कुछ FADH2 बन गए। दरअसल ये NADH और FADH2 भी आगे जाकर के ATP ही बनाने वाले हैं। चौथे स्टेज में क्या हुआ कि जो NADH और FADH2 हमने बनाया हुआ था वो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन पाथवे में, जिसको हम लोग ETC कहते हैं। ETC पाथवे में जाने के बाद ये NADH2 और FADH2 टूट करके बना लेते हैं ढेर सारे ATP बना लेते हैं। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको आप जनरली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ढेर सारे ATP बन के तैयार हो जाते हैं, और जो चीज़ बाहर रिमूव होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल गई। वाटर प्लस 30 मोर ATP का फ़ायदा हमको हुआ। मतलब कि ग्लूकोज के ब्रेक होने से, अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब ब्रेक करेगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में गए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव कर देगा, वाटर जो रिमूव कर देगा, और बनाया 30 ATP जो सेल यूज़ करेगी। मेरी बात फिर से समझ लीजिए, मैं इसको समराइज करने वाला हूँ, इसीलिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया होगा, क्योंकि ये आगे की वीडियोस के लिए भी आपको काम देगा जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। फिर सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेल के अंदर सभी सेल बिल्कुल अभी खामोश पड़ी है, सेल में कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। तो सेल क्या करेगी? ब्लड से सबसे पहले सेल को एनर्जी की ज़रूरत है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो ग्लूकोज को हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सेल ले लेगी, ऑक्सीजन को हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ले लेगी, और सबसे पहले ग्लूकोज को ब्रेक करेगी साइटोप्लाज्म में। उसमें ऑक्सीजन की जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली, ठीक है। साइटोप्लाज्म में वो ग्लूकोज आया, वो ब्रेक हुआ, उससे हमें कुछ ATP का फायदा मिला और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में। पाइरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, मतलब टोटल कितने पाइरुवेट बने? 2 पाइरुवेट बने, ठीक। पाइरुवेट के बनने के बाद फिर वो पाइरुवेट मूव करके गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा भाई मैं तभी फंक्शन परफॉर्म करूंगा जब मेरे पास क्या होगी? ऑक्सीजन। अब जो उसने ऑक्सीजन लिया था
वो ऑक्सीजन को पायरुवेट यूटिलाइज करेगा और पायरुवेट बना लेगा एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा, वहां जाएगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल जो रहेगी, जब क्रेब्स साइकिल चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कुछ एटीपी बनेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मेन इंपॉर्टेंट बनेगा वो हमारा बन जाएगा NADH FADH2। यही NADH और FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए जाएगा तो वहाँ पे जा करके ये ढेर सारे ATP NADH और FADH2 से बन के तैयार हो जाएंगे और इस तरीके से हमें ढेर सारे ATP का फ़ायदा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। दरअसल इसी तरह से अगर क्रेब्स साइकिल ना चलती, अगर FADH2 और NADH2 ना चलता, अगर एसिटिल कोएंजाइम ना बनता तो फिर हमें ये सब फ़ायदा या इतने सारे ATP को बनने का फ़ायदा न मिलता, इतनी ATP बन ही ना पाती। तो इसीलिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फंक्शंस को लेकर के सारी बातें। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा 11th क्लास की चीज़ों को समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। इसका जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी लुक लाइक अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। सरफेस एरिया कैसे बढ़ाता है उसके बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल वीडियो आपको बताया हुआ है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होता है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं और ये इनके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। जबकि वहीं पर हम बात करते हैं तो इनके पास में खुद का राइबोसोम होता है, इनके पास में खुद का DNA होता है जिसके कारण ये अपनी खुद की प्रोटीन बना सकते हैं और जो खुद की प्रोटीन बनाते हैं वो हमारे जनरली सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं क्योंकि ये खुद को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन सेमी क्यों लगा, ऑटोनॉमस क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये न्यूक्लियस के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को भी लेते हैं और साथ में खुद भी अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। इनका मेन काम होता है ATP को प्रोड्यूस करना, जिसके लिए ये सबसे पहले पायरुवेट को लेते हैं, उसको एसिटिल कोएंजाइम में बदलते हैं, फिर एसिटिल कोएंजाइम को क्रेब्स साइकिल की मदद से NADH और FADH2 में बदलते हैं और उससे ढेर सारी ATP फिर ये बना लेते हैं। इस तरीके से ये सारा का सारा काम जो है ये परफॉर्म करते हैं। इनके पास में DNA RNA सभी तरह के मॉलिक्यूल हैं। इनमें प्रेजेंट जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं जो कि जनरली हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन तो आप सभी को पता होगा कि राइबोसोम का जनरली जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। होपफुली आपको DNA और लाइसोसोम के बारे में वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट बायोलॉजी को लोगों के पास ट्रांसफर करिए 11th क्लास के कंप्लीट डिटेल को जानने के लिए। और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ये काम देगा आपको कब? जब आप पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल। तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखिएगा कि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग डायग्राम और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट्स पाने के लिए आप खरीद सकते हैं मेरी बुक, ले सकते हैं मेरी बुक जिसका नाम है विधान हैंडबुक बायोलॉजी, जो आपको अमेजोन और मीशो के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं। अगर आपको बुक ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9794572500। वहाँ से भी आप इस बुक को डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ।